माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास में लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए, ताकि जो कुछ भी आज पढ़ाई हो सके इसका पूरा पूरा लाभ आप लोग ले सकें। तो जो अभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के लिंक को जल्दी से अपने भाई बंधुओं के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त, आपके सारे भाई बंधु आप ही के साथ इस क्लास में जुड़ जाएं और आप लोगों के साथ वह भी पढ़ाई करें। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग भी टारगेट बोर्ड का एक मेंबर बन जाएं, एक सदस्य बन जाएं, और जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, आज हम लोग जल संसाधन का सबसे लास्ट वीडियो देखेंगे, यानी कि यह जल संसाधन का सबसे अंतिम क्लास होगा। पिछले क्लास में हम कोशिश किए थे कि खत्म कर दें, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज के इस क्लास में जल संसाधन तो खत्म होगा ही, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न का हम टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव का महामुकाबला सीरीज भी आज होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव के महामुकाबला सीरीज के लिए। तो हम लोग चूंकि जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे और जल संसाधन से संबंधित पिछले क्लास में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताए थे, जिसमें यहां तक हम आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है ना, यहां तक हम आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिए थे कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधि का उल्लेख करें। यहां तक पिछले क्लास में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और आज हम आपको यह वाला क्वेश्चन बताएंगे जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के क्या कारण है, क्या कारण है कि भारत की नदियां आज प्रदूषित होते जा रही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें लगा कि आप लोगों को यह क्वेश्चन भी जरूर बता देना चाहिए, ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक देखा तो यह वाला क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि भारत का नदियां आज क्यों प्रदूषित होते जा रहा है। नदियों में हम लोग इतने धड़ल्ले से मृत जीव जंतुओं को फेंक रहे हैं, जितने सारे भी फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, सभी का दूषित जल नदी में ही प्रवाहित हो रहा है। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके लाश को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आज नदियों का जल प्रदूषित होते जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कारण है फैक्ट्री और कल कारखानों के जो कूड़े कचड़े होते हैं उसे नदी के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। आप लोग देखिएगा कि जितने सारे भी एक चीज आप लोग देखिएगा कि जितने सारे भी एक चीज आप लोग देखिएगा कि जितने सारे भी बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, सब नदी के किनारे ही बनाया जाता है। नदी के किनारे ही उसे स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे यानी फैक्ट्री से, कल कारखानों से निकलने वाला जो कूड़ा कचड़ा है उसे नदी में हम लोग प्रवाहित कर दें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका उपाय है नदी से। आप लोग कहेंगे कि सर तो फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा आखिर जाएगा कहाँ? तो उसका उपाय है जमीन में आप गड्ढा करवा दीजिए। जमीन में गड्ढा करवा करके जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसे उस गड्ढे में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो पानी है वह धीरे धीरे सोख करके धरती के अंदर चला जाएगा, और जो कचरा है वह गड्ढे में ही रह जाएगा। उसे समय समय पर साफ करवा दीजिए। तो उसका उपाय तो है, लेकिन लोग इतना नहीं करना चाहते हैं और सीधे सीधे कूड़े कचरे को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जो कि नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ना, यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते होंगे कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नदी है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है ना, इंडिया इज ए रिवर कंट्री, नदियों का देश है। तो प्राचीन काल से भारत तक बहुत सारी नदियां सदाबहानी है, यानी कि बहुत समय पहले से लेकर के अभी तक बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि लगातार बह रही है। परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषणों का स्वरूप बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण इस प्रकार है। अब यहां से हम लोग कारण देखेंगे। बस यह वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं।
ठीक है ना। नदियों के प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, जो कि अभी हम आपको बताए कि कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले जो दूषित जल हैं, कल कारखानों, उद्योगों, फैक्ट्री, यह सबसे निकलने वाला जो दूषित जल है, कूड़ा कचरा है, उसके अलावा जो अवांछनीय तत्व है, उसे नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब दूषित जल को नदी में प्रवाहित होगा तो वह जल को भी दूषित कर देगा। दूषित जल को यदि नदी में प्रवाहित करेंगे तो वह बहुत सारे जल को दूषित कर देगा। अगर कूड़ा कचरा को हम लोग सीधे सीधे नहीं नदी में प्रवाहित कर देंगे तो बहुत सारे जल को दूषित कर देगा। और कुछ अवांछनीय तत्व ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, उसे यदि हम लोग नदी में प्रवाहित कर देंगे तो वह तो जल को ही जहरीला बना देगा। तो सबसे बड़ा कारण यह तीन चीज है जिसके बारे में अभी भी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जल को प्रदूषित यानी नदियों के प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, नदियों में क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो पालतू जीव जंतु होते हैं जब वह मर जाते हैं तो सीधे हम लोग 4 आदमी टांग के ले जाते हैं और नदी में फेंक देते हैं। अब बह करके कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब वह सड़ता है, पानी में ही रह करके वह जब सड़ता है तो वह नदियों के जल को प्रदूषित कर देता है। तो नदियों में मृत पशु पक्षियों को नहीं फेंकना चाहिए। मवेशियों को नदी में नहलाने से जल दूषित होता है, क्योंकि अभी भी हम आपको बता रहे थे, पिछले क्लास में भी बताए थे कि पशुओं को, जो मवेशी होते हैं, उसे जल में नहीं नहलाना चाहिए। एक जगह पर अगर अस्थाई जल है तो नहला दीजिए, बाल्टी में पानी लेकर के उससे आप लोग नहला दीजिए। जिस तरीके से हम लोग नहलाते हैं, हम लोग स्नान करते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं और मग से नहा लेते हैं, उसी तरीके से 2-3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी लीजिए और मवेशी को धो दीजिए, तो उससे भी मवेशी नहा लेगा। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, मवेशी को ले जाते हैं और नदी में ही जाकर के उसे छोड़ देते हैं और वह नदी में ही मतलब इधर उधर करते रहता है, नदी के जल को दूषित करता है। उसके अलावा जो गांव, शहर, यह सब का जो गंदा नाला होता है उसे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे आप लोग बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, पटना चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बिहार शरीफ या फिर जो भी बड़े शहर हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े नाला होता है, नाला, जहां पर पूरे शहर का पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, ठीक है ना। पूरे शहर का जो गंदा पानी होता है वह नाला में निकलता है और उस नाला को नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है। मतलब पूरे शहर का गंदगी नदी में जाकर के मिल गया, पूरे शहर का जो गंदगी है वह नदी में जाकर के क्या हो गया, मिल गया। तो अब आप लोग बताइए कि मतलब जितना भी कचरा है उसे हम लोग नदी में ही प्रवाहित कर रहे हैं, तो नदी प्रदूषित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, इस पर रोकथाम के लिए मृत पशु पक्षियों को नहीं फेंकना चाहिए, मवेशियों को नहीं नहलाना चाहिए, गंदी नालियों को नदियों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन इससे 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो कि प्रदूषित होने का क्या कारण है, कारण भी हम आपको बता रहे हैं और इसे रोकथाम के उपाय भी बता रहे हैं। जो कारण है यदि उसी पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वह रोकथाम का उपाय हो जाएगा। यानी हम क्या बताएं कि कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला दूषित जल, कचरा, अवांछनीय तत्व है, इससे जल का प्रदूषण होता है, नदी को प्रदूषित किया जाता है इससे। लेकिन जब इस सब चीज पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो फिर नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। उसी तरीके से मृत पशु पक्षियों को डालने से नदी दूषित होता है और जब इसको, मृत पशु पक्षियों को नदी में नहीं डालेंगे तो प्रदूषण से बचाया जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है, नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। मवेशियों को हम लोग अगर नदी में सीधे सीधे स्नान नहीं कराएंगे तो इससे भी नदी प्रदूषण को बचाया जाएगा। गंदी नलियों को नदी में हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो इससे भी नदी को बचाया जा सकता है, नदी के जल को बचाया जा सकता है। उसके बाद अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर के नदी में समाहित हो जाते हैं। हम लोग अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, और उर्वरक जब पानी के साथ मिलता है और वह पानी जब बहते हुए नदी में जाता है तो नदी के जल को भी क्या करता है, दूषित कर देता है। तो वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर के नदी में समाहित हो जाते हैं जिससे वह विषैली भी हो जाती है। अभी ना हम आपको बताए कि जो यूरिया खाद होता है जो हम लोग अपने खेतों में देते हैं यह विषैला होता है, और जब इसे हम लोग अपने खेतों में छिड़कते हैं और छिड़कने के बाद जब उसमें पानी आता है और पानी, उस पानी को बहा करके लेके चला जाता है कहाँ, नदी में, और जब यूरिया खाद वाला पानी नदी में जाएगा तो नदी का ढेर सारा पानी जहरीला हो जाएगा। तो यदि हम लोग इन सब चीजों पर कंट्रोल करते हैं तो नदियों के प्रदूषण से बचा सकते हैं। अगर यह सब कुछ करते हैं तो फिर यह नदियों को
तो यह क्या हो जाएगा, नदियों के प्रदूषण का कारण हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि नदियों के प्रदूषण का क्या कारण है और इसका रोकथाम का उपाय भी आप लोग साथ ही साथ समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग यहां तक सब कुछ समझ गए होंगे। तो बताइए जल्दी से, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया ना? सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर यह वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी समझ गए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट वीवीआई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ले लिए। अब आपके सामने एक नंबर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लिए, अब यह देखने का बारी है कि आप लोग इस चैप्टर में कितना समझे, कितना आपको याद है। तो तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव के महामुकाबला के लिए। देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब दे पाते हैं। और अंत में जितना भी क्वेश्चन हम पूछेंगे लास्ट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमारा इतना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेईमानी नहीं करना है भाई, एकदम ईमानदारी से बताना है। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जरूर अच्छे तरीके से क्लास करिएगा। और अभी के बाद से कोई भी लड़का छोड़ करके नहीं जाएगा, बातचीत नहीं करेगा और जबरदस्त तरीके से क्लास करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से बताइए। कोसी नदी पर कुसहा नामक तटबंध कब टूटा था? कोसी नदी पर कुसहा नामक तटबंध कब टूटा था? और यह जब कुसहा नामक तटबंध टूटा था तो बहुत जबरदस्त भयंकर बाढ़ आया था, जो उत्तरी बिहार को तो एकदम तबाह कर दिया था। उत्तरी बिहार को एकदम तबाह कर दिया था। तो आपको बताना है कि कोसी नदी पर कुसहा नामक तटबंध कब टूटा था। बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। 2008 ईस्वी में कोसी नदी पर जो कुसहा नामक तटबंध था यह कब टूटा था? 2008 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में स्थित है? आपको सबसे पहले क्लास में ही बताए थे, बताइए फटाफट से। कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में स्थित है? बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा। कुल जल का कितना प्रतिशत जल जो है वह महासागरों में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब हो जाएगा 96.5%, यानी 96.5% जल महासागरों में निहित है। 96.5% जल महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन। अलवणीय या मृदु जल कितना प्रतिशत है? अलवणीय यानी कि जो मीठा जल है वह कितना प्रतिशत है? हम आपको बताए थे मीठा जल कितना प्रतिशत है। सिर्फ बर्फ के रूप में और जो पीने लायक है दोनों जोड़ करके आपको बताना है। मीठा जल 2.5% था ना, कितना था? 2.5%। तो मीठा जल कितना हो जाएगा? 2.5%। बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए। वर्षा का कितना जल वाष्प बनकर के वायुमंडल में जाता है? वर्षा का कितना जल वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है? बताइए फटाफट से आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। वर्षा का कितना जल जो है वह वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 20%। सही जवाब क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है ना, कितना? 20%। अगला बताइए। जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? जल गोलार्ध, यह सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यह आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है। पूरे दावा के साथ कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपको बतला रहे हैं, यदि इतना ही आप लोग यदि पूरा याद करते हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बताइए जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताइए। जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? जल गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं। स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? जल्दी से बताइए। स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? सही जवाब कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध। याद रहेगा ना।
जल दक्षिणी गोलार्ध, स्थल उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा। भारत में विश्व की लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व की लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरे विश्व का लगभग 16% आबादी जो है जो सिर्फ भारत में निवास करती है। पूरे विश्व को यदि हम लोग 100% माने तो 100% में 16% आबादी सिर्फ अकेले भारत में निवास करती है, ठीक है ना। 100% में 16% आबादी, यानी कि इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में अगर 100% आदमी है तो 100 में से 16% आदमी अकेले भारत में है, ठीक है ना। भारत में कुल आबादी का 16% आबादी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ताप्ती में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है? ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है? ताप्ती, सही जवाब क्या होगा भाई? सही जवाब होगा 97% जल भंडारण करने की क्षमता है। अगला, प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? जैसे हमारा शरीर हो गया, तो हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल का अंश है बताइए तो। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल का अंश है? फटाफट से आप लोग बताइए, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल का अंश है? तो सही जवाब क्या होगा? 65%। हमारे शरीर में 65% जल का अंश है। यदि हम लोग बात करें पौधों में, तो पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान है? प्राणियों में तो हम लोग देख लिए 65% है। अब पौधों में बताइए, पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान है? पौधों में 66 से 99%, 65 से 99% होता है। 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है, ठीक है ना। 65 से 99%, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? यह वाला क्वेश्चन को तो एकदम चाहे जैसे भी हो हर हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर छपेगा, हम आज ही कह रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर से जरूर छपेगा, हम आज ही कह रहे हैं। तो शादी के कार्ड आप लोग देखे होंगे, उसमें रहता है ना, मेरे मामा की शादी में जलूल थे जलूल आना। वैसे ही बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यह जलूल से जुलूल आएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो हम आपको कितना बताए थे? 22 से 25%। तो अगर 22% ऑप्शन में रहे तो आपको 22 लगाना है, 22 से 25 रहे तो फिर आपको 25% लगाना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पर आपको सिर्फ 22% ही देखने के लिए मिलेगा, तो 22% अगर ऑप्शन में रहे तो 22% ही आपको लगाना है। चलिए, राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही जवाब होगा? राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई? सही जवाब कौन सा होगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जल नीति मार्च 1987 ईस्वी में स्वीकृत की गई। कब? मार्च 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताइए, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ? सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ? फटाफट से आप लोग बताइए, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ था 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन, भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? भारत में जो कुल जल है उसका कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? बताइए जल्दी से, कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग कर पाते हैं? सही जवाब कौन सा होगा भाई? फटाफट से आप लोग बताइए, कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग कर पाते हैं? तो सही जवाब कौन सा होगा? भारत में कुल जल का हम लोग उपयोग कर पाते हैं 32%। कुल जल का हम लोग कितना उपयोग करते हैं? 32% उपयोग कर पाते हैं, ठीक है ना। कुल जल का 32%। अगला, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में कौन से स्थान रखते हैं? यानी कि विश्व की 10 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र का कौन सा स्थान है और गंगा का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है।
विश्व की 10 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र का केमा स्थान है और गंगा का कौन सा स्थान है? जल्दी से आप लोग बताइए, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का स्थान है 8वां और गंगा का स्थान है 10वां। ब्रह्मपुत्र का 8वां और गंगा का स्थान है 10वां। विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियों में, ध्यान रखिएगा, विश्व की 10 सबसे बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। अगला बताइए, गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जिसके लिए नर्मदा आंदोलन भी हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन हम आपको बताए थे। तो कौन सा बांध बना हुआ है, बताइए फटाफट से, कौन सा बांध बना हुआ है? सही जवाब हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में जल में आजकल एक तत्व का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यह तत्व हमारे शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो हमारे बिहार में जल में एक बहुत ही खतरनाक तत्व मिलते जा रहा है। वह तत्व कौन सा है भाई? तो वह तत्व है आर्सेनिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आर्सेनिक बिहार में बहुत ही तेज गति से फैल रहा है, जल में, खास करके भूमिगत जल में। इससे कि क्या होता है, अगर ज्यादा मात्रा में इसको लिया जाए तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को यह पैदा करता है। तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है? जिस तरीके से बिहार में आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, उसी तरीके से राजस्थान और महाराष्ट्र में किसका संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसका संकेंद्रण बढ़ा है? सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका? फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। जल के अतिदोहन से राजस्थान और महाराष्ट्र में किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई? संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई? फटाफट से आप लोग बताइए, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई? सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 2002 ईस्वी में। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति 2002 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला, राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? यहां पर एक चीज हम आपसे होमवर्क में देते हैं कि आप लोगों को कमेंट में बताना है। एनजीओ का फुल फॉर्म, एनजीओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे कितने लोगों का जवाब सही आता है। तो बताइए, राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एक संस्था है जिसका क्या नाम है? तरुण भारत संघ। यह संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम करती है, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, इस संस्था का क्या नाम है? तरुण भारत संघ। अगला क्वेश्चन, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती थी? जिस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय की बात है। कह रहा है कि बिहार विभाजन के पूर्व जो इंद्रपुरी जलाशय था, इंद्रपुरी जलाशय योजना, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कदवन जलाशय योजना। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? कदवन जलाशय योजना। याद रहेगा ना, 22 का यह वाला जवाब सही हो जाएगा, कदवन जलाशय योजना। अगला क्वेश्चन, अगला तो कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आपका यह होमवर्क रहेगा, होमवर्क ही आपका रहेगा, ठीक है ना। यह चीज आपके होमवर्क में जाएगा। होमवर्क क्या, आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है ना। एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएचपीसी का फुल फॉर्म और एनजीओ का फुल फॉर्म। जब हम अगला क्लास लेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले हम आपको इसका जवाब बताएंगे। तो यह आपके होमवर्क में रहेगा। ऐसे यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में फटाफट से आप लोग बताइए। यह तीनों आपको होमवर्क में रहेगा और तीनों को आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और यहां पर आपका यह जो चैप्टर है
क्या हो गया, द इंड हो गया। कौन सा चैप्टर, जल संसाधन। जल संसाधन आपका खत्म हो गया। अब अगले क्लास से क्या शुरू होगा देख लीजिए। अगले क्लास से हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि खंड ग है। तो अगले क्लास से यह स्टार्ट होगा, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, बिल्कुल लाइव। ठीक है ना, अगले क्लास से बिल्कुल लाइव एकदम यह चीज पढ़ाई होगा, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, तो अगले क्लास से जबरदस्त टॉपिक होने वाला है और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो आप लोग को कोशिश करना है कि एकदम भरपूर तरीके से इस क्लास को समझे, जैसे कि अभी तक आप लोग शुरू से लेकर के समझते आ रहे हैं। आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग जल्दी से बताइए। टोटल कितना क्वेश्चन हम आपसे पूछ लिए, 22 क्वेश्चन पूछे। 22 में 20 प्लस किनका सही हुआ है, इस 22 क्वेश्चन में 20 प्लस किनका सही हुआ है, फटाफट से आप लोग बताइए। 22 में 20 प्लस, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, खंड का ख ग घ जो भी है, उसके बाद एक महा मुकाबला लेंगे ऑब्जेक्टिव का जबरदस्त तरीके से, जिसमें सब चैप्टर मिला करके एक टेस्ट लेंगे। तब देखेंगे कि आप लोगों को कितना बेहतर तरीके से याद है। ठीक है ना, फिलहाल 22 में से कितना सही हुआ है आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर लोगों का 20 प्लस तो जरूर होगा, या फिर 18 19 इतना तो जरूर सही हुआ होगा। ऐसे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, तो आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा, और यदि आपको यह क्लास बेहतर लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक क्लास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट बोर्ड का एक नया सदस्य बन जाइए, टारगेट बोर्ड में भी अपना हिस्सेदारी दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग रेगुलर क्लास करते रहेंगे। हाँ, नोट्स के लिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उनको हम बता दें कि नोट्स के लिए आपको 81 14 53 20 21 इस नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करना है। 81 14 53 20 21 8114532021 इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्लास ऑलरेडी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास से आपका यह चैप्टर होगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इसके लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग आइए और इस चैप्टर को एक बेहतरीन अंदाज में पढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।